चैप्टर 106 प्यार का एजर। जीविका को उसके कमरे में किसी के आने की आहट हुई। उसे लगा कि ये उसकी वन्या दी होगी, इसलिए उसने पीछे देखे बिना ही कहा, दी प्लीज आप ये हुक लगा दो ना, मुझसे ये हो ही नहीं रहा। पर जैसे ही उसने मिरर से पीछे खड़े इंसान को गौर किया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अब आगे पीछे विवेक दीवार पर टेक लगाकर जीविका को ही निहार रहा था। ये देखकर जीविका की आंखें हैरानी में एकदम बड़ी बड़ी हो गई। उसने एक नज़र गौर से विवेक को देखा, जो कि ट्रेडिशनल वेयर में बहुत ही ज्यादा डैशिंग लग रहा था। उसके बाल अच्छे से सेट किए हुए थे, कलाई में उसकी एक्सपेंसिव वॉच, इस लुक में वह बेहद हॉट लग रहा था। जीविका पहली बार उसे ऐसे लुक में देख रही थी, वरना तो उसने उसे फॉर्मल्स में ही देखा था। जीविका को खुद की तरफ ऐसे देखते देख विवेक के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह जीविका के पास जैसे ही आने को हुआ, जीविका अपने ख्यालों से बाहर आकर विवेक को घूरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे कमरे में कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। विवेक उसे टीस करते हुए बोला, ऑफ कोर्स अपने दोनों पैरों से चलकर आया हूँ बेबी। विवेक का जवाब सुनकर जीविका चिढ़ गई और उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए बोली, मैं आपकी कोई बेबी वैबी नहीं हूँ, समझे आप? और आप अभी के अभी जाए यहाँ से, वरना मैं दी से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह अपनी बैग को अपने दोनों हाथों से कवर करते हुए जैसे ही बुनियादी चिल्लाने वाली थी, विवेक ने फुर्ती दिखाते हुए झट से उसके रूम का डोर लॉक कर दिया। जीविका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक को देखती ही रह गई। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? विवेक ने जीविका की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और उसके करीब आ गया। उसके इस तरह से करीब आ जाने से जीविका एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। विवेक ने जीविका के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे आगे खड़ा कर दिया। जीविका मिरर में देखने लगी। विवेक उसके पीछे एकदम करीब खड़ा हुआ था, इतना करीब कि जीविका विवेक की गर्म सांसों को अपनी खुली पीठ पर महसूस कर पा रही थी। विवेक ने आहिस्ते से जीविका के दोनों हाथों से उसका बैग हटाया। विवेक के ऐसा करने से जीविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह विवेक की नज़दीकियों को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे अच्छा फील हो रहा था कि विवेक उसके इतने करीब है, पर अपने चेहरे से वह जता नहीं रही थी। विवेक ने आहिस्ते से उसके ब्लाउज की हुक लगा दी और उसके कंधे की तरफ झुकते हुए आहिस्ते से उसके ब्लाउज की डोरियां भी बांध दी। इस वक्त विवेक जीविका की खुली गोरी पीठ के बेहद पास था। उसने झुककर उसकी पीठ को चूम लिया। उसकी इस किस से जीविका एकदम से सिहर उठी। उसने इस एहसास में अपनी आंखें बंद कर ली। विवेक भी उसके पीछे खड़ा होकर बस उसे ही निहारे जा रहा था। जीविका ने अपनी आंखें खोली, जैसे ही उसे विवेक की प्यार भरी निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई, उसने शर्म से अपनी नजरें झुका लीं। भले ही वह विवेक से खफा थी, पर फिर भी वह भी तो विवेक से प्यार करने लगी थी। विवेक ने अपना होंठ जीविका के कान के पास ले जाकर गहरी आवाज में बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोलते हुए वह जीविका के कान के नीचे किस कर देता है। विवेक के इस तरह करीब आ जाने से जीविका की हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। उसके मदहोशी भरे टच से जीविका पिघलने लगी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सामने मिरर में विवेक की तरफ नाराजगी से देखते हुए बोली, मैं अभी भी नाराज हूँ आपसे। ये बोलते हुए वह अपने कंधे से विवेक का हाथ झटक कर जैसे ही जाने को हुई, विवेक ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जीविका के कदम वहीं थम गए। उसने विवेक की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक गिल्ट साफ साफ नजर आ रहा था। वह जीविका को अपनी तरफ खींचकर उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, आज तुम नहीं जा सकती। आज तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैंने कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुम हो कि मुझसे बात करना तो दूर, तुम मुझे देख भी नहीं रही थी। उद्धरण चिन्ह। जीविका भी उसकी तरफ नाराजगी से देखते हुए बोली, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपके इतने बड़े झूठ के बाद भी मैं आपको माफ कर दूंगी और आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। ये बोलते हुए वह विवेक को गुस्से से घूरने लगी। इस वक्त जीविका बेहद क्यूट लग रही थी, क्योंकि गुस्से की वजह से उसकी छोटी सी नाक लाल हो गई थी। ये देखकर विवेक स्माइल करने लगा। उसे यूं स्माइल करते देख जीविका चिढ़ गई और उसकी तरफ घूरते हुए बोली, मैं यहाँ आपसे नाराज बैठी हूँ और आप हो कि स्माइल कर रहे हो, बेशरम कहीं के। जीविका ने लास्ट लाइन बहुत धीरे कहा, जिससे विवेक को समझ नहीं आया। उसने जीविका का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में थाम कर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम नाराज हो इसलिए तो तुम्हें मनाने आया हूँ। जीविका विवेक की गहरी आंखों में देखती रह गई। विवेक ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर आहिस्ते से बेड पर बिठा दिया। फिर उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोला,
जीविका, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने तुमसे कंपनी के सीईओ होने का सच अपने फायदे के लिए तुमसे नहीं छिपाया। सच कहूँ तो तुम पहली बार में ही मेरे दिल में बस चुकी थी। जब पहली बार तुम मेरे कार के सामने आ गई थी, उस दिन मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मुझसे यूं अचानक आ मिलेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। जैसे ही मेरी निगाहें तुम पर गई, मैं तुम्हारी गहरी आंखों में खोसा गया। उस दिन के बाद से तुम मेरे दिल में बस चुकी थी। मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश भी की, पर भूल नहीं पाया और तकदीर हमें किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की राहों में टकराती रही। जब पहली बार तुम्हें अपने ऑफिस में देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये तुम हो। अब मैं समझ गया कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी से आना चाहता था। उसके लिए ये ज़रूरी था कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानें। पर तुम्हारी बातों से मैं समझ गया था कि अगर तुम्हें मेरे सीईओ होने की सच्चाई पता चल गई तो तुम मुझे वो मौका कभी नहीं देने वाली। उद्धरण चिन्ह। जीविका बहुत ध्यान से विवेक की बातें सुन रही थी। विवेक ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा, इसलिए मैंने तुमसे ये सच छिपाया ताकि मैं तुमसे दोस्ती कर सकूं और तुम्हारे बारे में जान सकूं। बाद में मुझे पता चला कि तुम वन्या भाभी की बहन हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं ये जानकर बहुत ही खुश हुआ। जब मैंने तुम्हारे चेहरे पर अपनी बहन यानी वन्या भाभी से मिलने की खुशी, तुम्हारी स्माइल देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी भर इस स्माइल को देखना रहना चाहूँगा। मुझे जल्द ही रियलाइज़ हो गया कि मैं तुमसे बेइंतहान प्यार करने लगा हूँ। पर इससे पहले कि मैं ये बात तुम्हें बताता, तुम्हें पहले ही किसी और से इस बारे में पता चल गया और तुम मुझसे नाराज़ हो गई। उद्धरण चिन्ह। जीविका, हाँ, मैं आपसे नाराज हो गई क्योंकि मैंने आपको अपना सच्चा दोस्त माना था और आप ही ने अनजाने में ही सही पर मुझे धोखा दिया। आपको पता है मुझे आपके साथ छोड़कर कितनी जली कटी सुनाई गई। मुझे ये कहा गया कि मैंने आपके अपने प्यार के जाल में फंसाया है। मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की यही सब कर सकती है और न जाने क्या क्या। ये बोलते हुए जीविका की आंखों में आंसू आ गए थे। विवेक उन आंसुओं को प्यार से पोंछते हुए बोला, शशिश, शांत हो जाओ। उन सबको उनके किए की सजा मिल चुकी है। अब वो कभी मेरे ऑफिस तो क्या किसी भी ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगी। उद्धरण चिन्ह। जीविका एक बार फिर हैरानी से विवेक की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, क्या किया आपने उनके साथ? विवेक जीविका के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? ज्यादा कुछ नहीं किया, बस जॉब से निकाल दिया और ये मेक श्योर करवाया कि उन्हें और किसी भी कंपनी में जॉब न मिले। उद्धरण चिन्ह। जीविका को उन चारों के लिए बुरा लगने लगा। भले ही उन्होंने उसे बहुत ही भला बुरा कहा था, पर फिर भी जीविका उनका नुकसान करना नहीं चाहती थी। वह विवेक की तरफ देखते हुए बोली, विवेक, ये आपने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? उद्धरण चिन्ह। विवेक अपनी सर्द निगाहों से जीविका की तरफ देखते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भर कर बोला, उनकी गलती के सामने ये सजा कुछ भी नहीं थी। उन्होंने मेरी जीविका के आंखों में आंसू लाकर बिल्कुल ठीक नहीं किया था, इसलिए उन्हें उनके किए की सजा तो मिलनी ही थी। और वैसे भी मैंने ऑफिस में ये सख्त ऑर्डर दे रखे थे कि किसी भी हाल में मेरे सीईओ होने की सच्चाई तुम तक पहुंचनी नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। विवेक के मुंह से खुद के लिए मेरी जीविका शब्द सुन जीविका को बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसने अपने चेहरे से विवेक को ये जाहिर होने नहीं दिया। जीविका विवेक की तरफ देखते हुए बोली, तब तो मुझे उन चारों को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे आपकी सच्चाई पता चली, वरना तो आप मुझे हमेशा अंधेरे में रखने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। विवेक उसकी तरफ अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अंधेरे में रखने वाला था? वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला था, पर उससे पहले ही तुम्हें किसी और से इस बारे में पता चल गया। जीविका, मैंने तुमसे अपनी रियल आइडेंटिटी छिपाई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जीविका, मैं तुमसे बेइंतहान प्यार करता हूँ। आई रियली रियली लव यू। उद्धरण चिन्ह। विवेक की प्यार भरी बातें सुनकर जीविका खुशी से अंदर ही अंदर झूम रही थी, पर उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। उसका तो बस यही मन कर रहा था कि विवेक के होठों को चूम कर कह दे कि वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी है, पर उसने खुद को रोक लिया। वह मन ही मन खुद से बोली, जीविका, तू इतनी आसानी से नहीं मान सकती। इन्होंने तुझे बहुत सताया है, अब बारी तेरी है। इन्हें क्या लगता है, इनकी जीविका बहुत ही भोली भाली सी है, वो क्या ही मुझसे गुस्सा रह पाएगी। पर अब इन्हें पता चलेगा कि जीविका किसका नाम है। उद्धरण चिन्ह। जीविका नाराजगी से विवेक की तरफ देखते हुए बोली, विवेक, आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से आपको माफ कर दूंगी? बिल्कुल नहीं। आपने अनजाने में ही सही पर मुझे हर्ट तो किया है,
इसलिए आपको आपके किए की सजा मिलनी चाहिए। जीविका ने ये किसी छोटी सी बच्ची की तरह मुंह फुलाते हुए कहा। पर विवेक समझ गया था कि इन सब में जीविका बहुत हट हुई। उसने जीविका के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की। हो सके तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि तुम अभी मेरे लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो। मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूँ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। पर एक बात तुम याद रखना, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, इसलिए कोई आसपास भी तुम्हारे आसपास दिखना नहीं चाहिए, वरना मैं उसे ऊपर का रास्ता दिखा दूंगा। ये बोलते हुए वह जीविका के माथे पर एक सॉफ्ट किस करके वहां से निकल गया। जब 107 एम्बैरेसमेंट, उसने जीविका के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई नो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की। हो सके तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे। मैं तुमसे ये भी नहीं कहूँगा कि तुम अभी मेरे लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो। मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूँ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का। पर एक बात तुम याद रखना, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, इसलिए कोई आसपास भी तुम्हारे आसपास दिखना नहीं चाहिए, वरना मैं उसे ऊपर का रास्ता दिखा दूंगा। ये बोलते हुए वह जीविका के माथे पर एक सॉफ्ट किस करके वहां से निकल गया। अब आगे जीविका तो विवेक को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जाते हुए देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विवेक ने अभी अभी उससे अपने प्यार का इजहार किया या धमकी देकर चला गया। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हुआ कि विवेक ने अभी अभी उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। ये सोचकर जीविका के चेहरे पर एक ब्लश वाली स्माइल आ गई। वह आज विवेक के दिल की बातें सुनकर बेहद खुश थी। भले ही उसने अभी अपने चेहरे से विवेक को ये जाहिर होने नहीं दिया, पर फिर भी वह अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी। वह विवेक को कोसते हुए बोली, अकड़ू कहिन के, कोई ऐसे अपने प्यार का इजहार करता है भला। फिर विवेक को कॉपी करते हुए बोली, अगर तुम्हारे आसपास कोई दिखा तो उसे ऊपर का रास्ता दिखा दूंगा। अभी तक मैंने हाँ भी नहीं कहा है और ये तो अभी से इतने पॉजिटिव हो रहे हैं। पता नहीं हाँ कहने के बाद तो क्या करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह सीढ़ियों से होते हुए जैसे ही नीचे जाने को हुई उसे युवान और वेद मिल गए। वेद युवान के गोद में था। दोनों चाचा भतीजे आज बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहे थे। उन्हें देखकर जीविका वहीं रुक गई। वहीं यक्षित के रूम में वन्या यक्षित को रेडी करने में लगी हुई थी। यक्षित था कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वह अपनी उंगलियां कभी वन्या की खुली पतली कमर पर तो कभी उसकी खुली पीठ पर चला रहा था। नो डाउट वह आज वन्या को इस तरह से देखकर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। वन्या यक्षित के बालों को सेट करते हुए उसे छोटी आंखों से घूरते हुए बोली, यक्षित आप एक जगह पर ठीक से खड़े नहीं हो सकते क्या? आपको पता है इन सब मामलों में आपसे ज़्यादा समझदार तो हमारा बेटा। वो रेडी होने में कभी अपनी मम्मा को तंग नहीं करता और एक आप हैं। ये बोलते हुए वह यक्षित के बालों को सेट कर देती है। फिर उसके कुर्ते के बटन लगाने लगी। यक्षित वन्या के गले में अपना हाथ डाले उसकी तरफ देखते हुए शिकायत भरी टोन में बोला, जान अगर तुम अपने बेटे के अलावा अपने इस बेचारे पति पर तरस नहीं खाओगी तो उसे तो तुम्हारे करीब आने के बहाने तो बनाने पड़ेंगे ना। वन्या यक्षित को रेडी करते हुए उसका जैकेट उसे पहना देती है। फिर दोनों एक दूसरे को आईने में देखने लगे, पर यक्षित की निगाहें सिर्फ वन्या पर थी। वह आज चाह कर भी वन्या से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। एक तो वन्या इस साड़ी में अप्सरा जैसी लग रही थी। अगर आज अनय की हल्दी नहीं होती तो यक्षित अपनी वाइफी को बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला था। वन्या स्माइल करते हुए यक्षित के चेहरे को पकड़कर खुद से हटाते हुए सामने की तरफ कर देती है। दोनों ही आज साथ में बेहद अच्छे लग रहे थे। थोड़ी देर तक आईने में एक दूसरे को इस तरह से निहारने के बाद यक्षित वन्या के दोनों कंधों को पकड़कर अपने सामने कर लेता है और उसके चांद से चेहरे को निहारते हुए बोला, जान आज तुम्हें इस तरह देखकर बस यही मन कर रहा है कि तुम्हें खा ही जाऊं। यक्षित की गहरी आवाज में कही बातें सुनकर वन्या शर्म से बिल्कुल गुलाबी हो गई। वन्या आज यक्षित की आंखों में उसे पाने का जुनून और उसके लिए बेइंतहान प्यार साफ साफ देख पा रही थी। वन्या यक्षित की इंटेंस नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। ऐसा करते हुए वह बेहद क्यूट लग रही थी। एक तो यक्षित वैसे ही वन्या की हर अदा का दीवाना था। जब वह शर्माती थी तब उसके गोरे गाल गुलाबी से हो जाते थे, जो यक्षित को बिल्कुल ही पागल कर देते थे। वह वन्या के गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, वाइफी प्लीज मेरे सामने ऐसे मत शर्माया करो। मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, फिर बाद में मुझे ब्लेम मत करना।
वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को देखने लगी। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर अपनी मधोशी भरी आवाज में बोला, अभी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूं, पर रात को नहीं कर पाऊंगा, सो बी रेडी वाइफी। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वन्या यक्षित की बातों का रिप्लाई करती, वेद अपने छोटे छोटे कदमों से फुदकते हुए उनके कमरे में आ जाता है। वह अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा डैडी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे तले बले दादू ने आप दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलवाया है। उद्धरण चिन्ह। वेद की क्यूट क्यूट सी बातें सुनकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। वह उसे अपनी गोद में लेकर उसके गालों को चूमते हुए बोली, बेबी आपको पता है ना आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू मम्मा, आप भी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अपने बेटे के मुंह से अपनी तारीफ सुन वन्या खुशी से फूले नहीं समाती। आज यक्षित को वन्या से जलन हो रहा था क्योंकि आज तक वेद ने उसकी इस तरह से कभी तारीफ नहीं की और आज अपनी मम्मा की सामने से कर रहा था। वह वेद की तरफ देखते हुए बोला, डैडी की तरफ तो किसी ने देखा ही नहीं। यक्षित को खुद से इस तरह से जलता देख वन्या यक्षित की हरकतों पर मन ही मन हंसने लगी। पर यक्षित ने ये नोटिस कर लिया और उसकी तरफ घूर कर देखा तो वन्या एकदम से चुप हो गई। पर हंसी तो उसे अभी भी बहुत आ रही थी, पर यक्षित के सामने वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अपने डैडी को इस तरह से सैड देखकर वेद उसकी गोद में जाते हुए उसके गालों को अपने छोटे छोटे हाथों से भरते हुए बोला, डैडी आप छेद मत होइए, आप वेदांश के हमेशा छुपल ही लो हैं। आई लव यू डैडी। ये बोलते हुए यक्षित की दोनों गालों पर आहिस्ते से किस कर लेता है। यक्षित अपने बेटे की मासूमियत देखकर स्माइल करते हुए अपनी नाक को उसकी छोटी सी नाक से रब करते हुए बोला, आई लव यू टू माई बॉय। फिर वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, आई लव यू मम्मा। वन्या उसके गालों को पींच करते हुए बोली, आई लव यू टू मेरा बच्चा। फिर तीनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए, जहां सभी ट्रेडिशनल वे में रेडी होकर बहुत डैशिंग लग रहे थे। विवेक और जीविका आमने सामने बैठे हुए थे। विवेक की निगाहें बार बार जीविका पर ही अटक रही थी और सभी ये नोटिस कर रहे थे। ये फील करके जीविका बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, इसलिए वह विवेक की तरफ देख भी नहीं रही थी और चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस कर रही थी। पर विवेक कहाँ शांत रहने वाला था। उसने जीविका को सबके सामने ताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जीविका मन ही मन विवेक को कोसते हुए बोली, खड़ूस के साथ साथ बेशरम भी हैं, वो भी बहुत बड़े वाले। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि इनके मुझे सबके सामने यूं ताड़ने से सबकी निगाहें मुझ पर है और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों को इस तरह देखकर वन्या को ये तसल्ली हो गई कि चलो दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई है। युवान जो कब से खाने पर अटैक करने में लगा हुआ था, वह विवेक की तरफ देखते हुए बेशर्मी से बोला, विवेक भाई, अगर जीविका दी को ताड़ना हो गया हो तो अब ब्रेकफास्ट भी कर लो। आपका उन्हें सबके सामने यूं ताड़ने से आपका पेट नहीं भर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर जीविका तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसका यही मन कर रहा था कि वह अभी वहां पर एक गड्ढा खोदे और उसके अंदर चली जाए। वह युवान के बारे में ही सोचने लगी, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है जो सबके सामने कुछ भी कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचता हो। युवान की बातें सुनकर विवेक खा जाने वाली नजरों से उसे घूरता है, जिससे युवान ही करता हुआ अपना बत्तीसी दिखा देता है। विवेक उसे इशारे से बोला, चुपचाप अपनी बत्तीसी दिखाना बंद करो, वरना सारे दांत तोड़ दूंगा, फिर आराम से हंसते रहना। विवेक की इशारों वाली धमकी सुनकर युवान अपनी बत्तीसी दिखाना बंद करते हुए खाने पर फोकस करने लगता है। वन्या उन दोनों को देखते हुए ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि तभी उसे अपने हाथों पर किसी भारी हाथ के होने का एहसास हुआ। उसने जैसे ही टेबल के नीचे देखा, ये यक्षित था जो सबके सामने उसके एक हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए इत्मीनान से खाना खा रहा था। वन्या उसकी इनोसेंस लेवल देखकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती है। युवान ये नोटिस कर लेता है। वह अपनी भाभी की तरफ देखते हुए खुद से बोला, अब भाभी को क्या हो गया? वो मेरे भाई को किसी भूखी शेरनी की तरह क्यों देख रही हैं? हम पर इसमें भी गलती भाई की होगी, क्योंकि मेरी भाभी तो बहुत स्वीट है। ये बोलते हुए वह ब्रेकफास्ट करने लगा। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए पप्पी फेस बनाकर इशारे में बोला, वाइफी तुम मुझे ऐसे क्या घूर रही हो? मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे देखकर तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती, बट सॉरी जान, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वन्या समझ गई थी कि अभी यक्षित के मन में क्या चल रहा होगा। वह उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए अपने हाथों की तरफ इशारा करती है, पर यक्षित न में इशारा कर देता है।
वन्या को यक्षित की इन हरकतों से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह चाहकर भी अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां पर फैमिली के सभी मेंबर्स मौजूद थे। अगर वहां पर यक्षित और केवल वो रहते और यक्षित इस तरह की कोई हरकतें करता तो वह पक्का यक्षित की कत्ल कर देती। जब 108 क्या ये मेरी होने वाली भाभी है? वह उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए अपने हाथों की तरफ इशारा करती है, पर यक्षित न में इशारा कर देता है। वन्या को यक्षित की इन हरकतों से गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह चाहकर भी अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहां पर फैमिली के सभी मेंबर्स मौजूद थे। अगर वहां पर यक्षित और केवल वो रहते और यक्षित इस तरह की कोई हरकतें करता तो वह पक्का यक्षित की कत्ल कर देती। अब आगे वन्या गुस्से से यक्षित को घूरते रह गई। सभी ने ब्रेकफास्ट किए, फिर सभी रजावत मेंशन के लिए निकल गए, जहां आज दृष्टि और अनय की ग्रैंड हल्दी होने वाली थी। वे तो हल्दी के लिए बहुत एक्साइटेड था। यक्षित और वन्या एक कार में बैठ गए। वहीं जीविका भी विवेक से मुंह मोड़कर युवान वाली कार में बैठने को हुई, पर इससे पहले ही विवेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जीविका सीधे विवेक के सीने में आ लगी। उसके सीने पर उसने अपने दोनों हाथ रखे और उसे गुस्से से घूरने लगी। विवेक ने झट से अपनी कार का दरवाजा खोला और झट से जीविका को अंदर बिठा दिया। वह भी जल्दी से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जीविका उसके कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, पर इससे पहले ही विवेक ने कार को लॉक कर दिया था, क्योंकि वह जीविका के इस मूव के बारे में अच्छे से जानता था। उसे बाहर जाने के लिए फड़फड़ाता देख विवेक अपने सिर के पीछे हाथ टिकाकर जीविका की तरफ देखते हुए बोला, बेकार की कोशिशें करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। उसे इस तरह रिलैक्स्ड देख जीविका चिढ़ जाती है और उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। जीविका के इस तरह कहने पर विवेक उसकी तरफ देखते हुए पहले तो स्माइल करता है, फिर अपनी इंटेंस आंखों से जीविका को देखता हुए उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। जीविका तो विवेक की इस हरकत से एकदम से सकपका जाती है, पर उसके इतने करीब आने पर उसकी हालत भी बहुत खराब होने लगी थी। विवेक अपनी प्यार भरी निगाहों से जीविका को देख रहा था। उसका एक हाथ जीविका की खुली कमर पर था और दूसरे हाथ से वह जीविका के चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला, जान तुम चाहो या न चाहो, पर तुम्हें मेरी कार में ही बैठना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। विवेक ने ये जीविका के होंठों के बेहद करीब आकर अपनी गहरी आवाज में कहा तो जीविका की सांसें ही थम गई। उसने घबराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो विवेक उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, हम गुड गर्ल, बस ऐसे ही मेरी सारी बातें माना करो तुम। ये बोलते हुए जीविका की घबराहट को कम करने के लिए वह उसके माथे को चूम लेता है। उसके ऐसा करने से जीविका के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से विवेक को देखने लगी। वह इस वक्त ये भूल गई थी कि विवेक ने उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठाया है। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख विवेक स्माइल करते हुए जीविका की नाक पर टैप करता है और उसे यूं ही अपनी गोद में बैठाए हुए ही कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जीविका को रियलाइज होता है कि इस वक्त वह विवेक की गोद में है, ये फील करके उसे बहुत शर्म आ रही होती है। वह ऑकवर्ड फील करते हुए झट से विवेक की गोद से उतरकर अपनी पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। विवेक जीविका को कुछ इशारा करता है, पर जीविका को ये समझ नहीं आता, तो विवेक कार साइड में रोककर जीविका की सीट बेल्ट लगाने के लिए उसकी तरफ झुक जाता है। विवेक के ऐसा करने से उसकी गर्म सांसों को जीविका अपने कंधे पर महसूस करने लगी। सीट बेल्ट लगाते वक्त विवेक के हाथ गलती से उसकी कमर को टच हो जाते हैं, जिससे जीविका की बॉडी में करंट सी दौड़ने लगी। विवेक अपनी सीट पर आकर सामने की तरफ देखते हुए कार स्टार्ट कर देता है। जीविका खुद को नॉर्मल करने के लिए गहरी सांसें ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ यक्षित की कार में वन्या और यक्षित दोनों थे। आज वन्या पर से यक्षित अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और दोनों बैक सीट पर बैठे हुए थे। यक्षित वैसे तो वन्या के साथ रहने पर खुद ही ड्राइव करना पसंद करता था, पर आज वैसे ही वन्या पर से वह अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने सोचा कि कार में ही वह वन्या से थोड़ा प्यार कर लेगा, बस इसलिए आज उसने ड्राइवर को ड्राइव इन के लिए ऑर्डर दे दिया। वन्या की निगाहें विंडो के बाहर की तरफ थी। उसे दृष्टि से मिलने की बहुत एक्साइटमेंट थी। वह आज बहुत टाइम बाद उससे मिलने वाली थी, वो भी उसकी हल्दी पर। ये सोचकर वन्या बेहद खुश नजर आ रही थी। वहीं यक्षित की निगाहें तो बार बार वन्या की पतली खुली कमर पर ही फिसल रही थी। वह चाहकर भी उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। वन्या दृष्टि के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ फील हुआ। उसने जब यक्षित की तरफ देखा तो ये यक्षित ही था जो अपनी उंगलियों से उसकी कमर को छू रहा था।
ये देखकर वन्या उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, यक्षित आप क्या कर रहे हैं, ठीक से बैठिए ना। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के गुलाबी होंठों की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी आज इतनी हॉट बनकर तुम ठीक नहीं कर रही हो, इसकी पनिशमेंट तुम्हें बाद में मिलेगी। यक्षित की बातें सुनकर वन्या शर्माते हुए यक्षित के सीने पर मारती है और उससे नजरें फेरते हुए बोली, चुपचाप बैठिए आप। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद उनकी कार रजावत मेंशन में एंटर होती है। आज मेंशन को किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। डेकोरेशन एकदम देखने लायक थी। आखिर हो भी क्यों न रजावत खानदान के इकलौते वारिस की आज हल्दी जो थी। गौतम जी अपने बेटे की हर फंक्शन को बहुत ग्रैंड वे में करना चाहते थे। मेंशन की डेकोरेशन देखकर ये तो पता चल ही रहा था। गार्डन वाले बड़े से एरिया में हल्दी का मंडप तैयार किया गया था। ये मंडप दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिसे व्हाइट रोजेस और येलो लिली के फ्रेश फ्लावर्स से डेकोरेट करवाया गया था। सामने पूल को भी फ्लावर पेटल्स से डेकोरेट करवाया गया था। ओवरऑल पूरा डेकोरेशन एकदम खूबसूरत लग रहा था। उनके रजावत मेंशन में पहुंचते ही गौतम दादाजी और मीरा आंटी उन सबके स्वागत के लिए वहां आ जाते हैं। मीरा आंटी गौतम जी और अनय की केयर टेकर थी। वो बहुत सालों से उनके यहाँ काम कर रही थी। मीरा आंटी की एज 55 साल थी। गौतम जी और अनय दोनों मीरा आंटी को अपना फैमिली मेंबर मानते थे। सभी कार से बाहर आ गए। वेद अपने युवान चाचू की गोद में था। गौतम जी चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोले, चैतन्य अंकल और आप सभी का रजावत मेंशन में बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी के इस स्वीट से वेलकम पर सभी स्माइल करते हैं। तभी मेंशन में एक और लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से एक कपल बाहर आए। सबकी निगाहें उस तरफ चली गई। जीविका तो उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि दोनों साथ में बहुत ग्लैमरस लग रहे थे। वे दोनों वहां सबके पास आ गए। गौतम जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, कार्तिक और शगुन भाभी आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों गौतम जी की तरफ देखते हुए एक स्वीट सी स्माइल पास कर देते हैं। जीविका सवालिया नजरों से उन्हें देख रही थी, क्योंकि जीविका को नहीं पता था कि वो दोनों कौन हैं। विवेक भी जीविका को नोटिस करते हुए स्माइल कर रहा था। वह जीविका को उनके पास ले जाकर उनसे इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, मॉम डैड ये जीविका है, वही जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। विवेक की बातें सुनकर कार्तिक जी और शगुन जी के फेस पर ब्राइट स्माइल आ जाती है। वही जीविका हैरान होकर विवेक की तरफ देखते हुए सोचने लगी, आखिर क्या बताया होगा इन्होंने मेरे बारे में अपने मॉम डैड को। एक मिनट, मतलब ये ग्लैमरस कपल विवेक के मॉम डैड हैं। ओह माय गॉड, पर इन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि इनका विवेक जितना बड़ा बेटा होगा। ये दोनों तो 30 से ज्यादा के लग ही नहीं रहे। उद्धरण चिन्ह। जीविका को अपने ही ख्यालों में खोया देख विवेक उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, जीविका। तब जाकर वह होश में आई। विवेक जीविका की तरफ देखते हुए बोला, जीविका ये मेरे मॉम डैड हैं। जीविका उनकी तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। शगुन जी स्माइल करते हुए जीविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नमस्ते बेटा। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक जी शगुन जी की तरफ झुकते हुए बोले, वैसे तुम्हारे बेटे ने बहुत प्यारी बहू सिलेक्ट की है हमारे लिए। शगुन जी भी खुद पर प्राउड फील करते हुए बोली, आखिर बेटा किसका है। कार्तिक जी स्माइल करते हुए बोले, हम तुम्हारा ही बेटा है। उद्धरण चिन्ह। उन्हें इस तरह आपस में ही बातें करता देख जीविका सवालिया नजरों से विवेक की तरफ देखने लगी। ऐसा करते हुए वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। विवेक को मन कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त जीविका के होठों को चूम ले, पर सबके सामने वह ये नहीं कर सकता था और वैसे भी उसकी जीविका ने उसे अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया था। वे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अनय वहां पर आ गया। वह भी ऑफ वाइट कलर के कुर्ते और पजामे में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर विवेक और यक्षित उसकी तरफ जाने लगे। तभी रजावत मेंशन में एक और स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। उस कार में से एक 23 साल का हैंडसम सा लड़का बाहर आया। वह अपने साथ एक बैकपैक भी लादे हुए था। उसकी ड्रेसिंग देखकर लग रहा था कि वह डायरेक्ट एयरपोर्ट से सीधे वहां पहुंचा है। वह अपना बैकपैक कार में ही छोड़कर कार से बाहर आया। सबकी निगाहें उस तरफ चली गई। युवान की निगाहें जैसे ही उस लड़के पर पड़ी वह दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगा। वहीं वो लड़का भी युवान की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर हग कर लिया। उनकी एक्साइटमेंट देखकर शगुन जी स्माइल करते हुए बोली, अरे बेटा संभल कर। उद्धरण चिन्ह। युवान उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, बड़ी तुम यहाँ, क्या तुम यहाँ आने वाले थे। विवेक जो कि जीविका के बगल में खड़ा था। युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, विवेक भाई आपने बताया क्यों नहीं कि मेरा बड़ी शौर्य आने वाला है। उद्धरण चिन्ह।
जी हाँ, ये लड़का है शौर्य सिंह ओबरॉय। ओबरॉय खानदान का छोटा राजकुमार और अपने मॉम डैड का लाडला। विवेक का छोटा भाई, जिससे विवेक बहुत प्यार तो करता है पर कभी जताता नहीं है। भूरी आंखें, घनी घनी पलकें, लंबी नाक, परफेक्ट जोलाइन और स्मार्ट पर्सनैलिटी। शौर्य भी अपने भाई विवेक की तरह ही बहुत हैंडसम है। विवेक युवान की तरफ देखते हुए बोला, छोटे क्या कभी तूफान बता कर आता है? वैसे भी तुम्हारे बड़ी की फ्लाइट डिले थी, तो ये तो रात को ही मुंबई पहुंचने वाला था। पता नहीं कैसे इस वक्त यहाँ पहुंच गया। उद्धरण चिन्ह। शौर्य विवेक के पास आकर किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह लटकाते हुए बोला, क्या भाई, मुझे लगा था कि आप इतने टाइम बाद मुझे देखकर मुझे हक कर लोगे, पर आप तो मेरे आने से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ठीक है, मैं फिर से चला जाऊंगा। शौर्य ने ये नौटंकी करते हुए कहा तो विवेक ने उसके कान खींचते हुए कहा, इतनी नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य स्माइल करते हुए अपने भाई को हक कर लेता है। विवेक भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे हक कर लेता है। जब वह विवेक से अलग होता है तो उसकी निगाहें जीविका पर जाती है। अपने भाई को जीविका के करीब खड़ा देख शौर्य को बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसका भाई आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा था और अक्सर वह लड़कियों से दूर ही रहता था। पर आज वो किसी लड़की के एकदम पास में खड़ा था। शौर्य के दिमाग की बत्ती जली। वह युवान की तरफ देखते हुए जीविका की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, भाई क्या ये मेरी होने वाली भाभी हैं? शौर्य ने तो मन ही मन जीविका को अपनी भाभी मान भी ली। जीविका को देखकर वह समझ गया कि क्यों उसका भाई जीविका के पास खड़ा है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक। जब 109 रोमांटिक कपल। शौर्य के दिमाग की बत्ती जली। वह युवान की तरफ देखते हुए जीविका की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोला, भाई क्या ये मेरी होने वाली भाभी हैं? शौर्य ने तो मन ही मन जीविका को अपनी भाभी मान भी ली। जीविका को देखकर वह समझ गया कि क्यों उसका भाई जीविका के पास खड़ा है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, प्यार की चमक। अब आगे। युवान भी शौर्य के कानों में फुसफुसाते हुए बोला, ये हमारी होने वाली भाभी हैं, क्योंकि मैंने इन्हें जीविका दी कहा है ना? शौर्य सवालिया नजरों से युवान को देखने लगा। युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखो, आज अनय भाई की जिस लड़की से हल्दी होने वाली है, उन्हें भी मैं पहले दी बुलाता था, और अब वो मेरी भाभी बनने वाली हैं, और इस लॉजिक के हिसाब से जीविका दी को भी मैं दी बुलाता हूँ तो वो भी पक्का हमारी भाभी बनने वाली हैं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य युवान की तरफ देखते हुए बोला, तू और तेरे लॉजिक आज भी वैसे के वैसे हैं। युवान शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या? शौर्य एक नज़र जीविका को प्यार से देखने लगा। वह सच में बहुत क्यूट और प्यारी थी। शौर्य को उसकी होने वाली भाभी बहुत पसंद आई। विवेक ने ये नोटिस कर लिया कि शौर्य जीविका को देख रहा है। ये फील करके वह खा जाने वाली नज़रों से शौर्य को घूरने लगा। युवान को ये देखकर मन ही मन हंसी आ रही थी। वह शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शौर्य यार क्या कर रहा है? अपनी होने वाली भाभी को अपने भाई के सामने ही खुलेआम देख रहा है। जरा अपने भाई की तरफ भी एक नज़र देख ले जो अपनी प्यार भरी निगाहों से तुझे घूर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। युवान की बातें सुनकर शौर्य ने विवेक की तरफ देखा तो वह उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, जिसे देखकर शौर्य के फेस पर स्माइल आ गई। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि जीविका उसकी होने वाली भाभी है, क्योंकि उसके भाई आज तक किसी भी लड़की के लिए इस तरह से पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव नहीं हुए थे। विवेक को इस तरह देखकर शौर्य के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। विवेक ने ये नोटिस कर लिया। उसकी इस स्माइल का मतलब विवेक अच्छी तरह समझता था कि उसका भाई अब कोई ना कोई खुरापात जरूर करेगा। शौर्य ने जीविका की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहां पर खड़े विन्या, अनय और युवान की निगाहें शौर्य की तरफ चली गई। यक्षित को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसलिए वह उसे अटेंड करने साइड में चला गया था। जीविका भी हैरानी भरी निगाहों से शौर्य को अपनी तरफ आते देख रही थी। अब तक उसे अंदाजा हो चुका था कि ये विवेक का छोटा भाई है। विवेक अपनी आंखें छोटी करके शौर्य को जीविका के पास जाते हुए देख रहा था। वह उसके सामने खड़ा हो गया और क्यूट सी शक्ल बनाकर बोला, हेलो होने वाली भाभी, मैं आपका क्यूट सा प्यारा सा देवर शौर्य हूँ। आपकी शादी के बाद हम दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। उद्धरण चिन्ह। विवेक तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शौर्य को घूरने लगा। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी और वह जीविका के साथ मिलकर उसकी बैंड बजवाने पर तुला हुआ था। वही शौर्य की बातें सुनकर जीविका ने एक नज़र विवेक की तरफ देखा। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर जीविका की हंसी छूट गई। वह हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। विवेक ने उसे हंसते हुए देखा तो खा जाने वाली नज़रों से जीविका को देखा, जिससे उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। ये देखकर शौर्य जीविका की तरफ देखते हुए बोला,
भाभी आपने स्माइल करना बंद क्यों कर दिया? आपको पता है आप हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। बिल्कुल मेरी तरह। क्यूटनेस के मामले में युवान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वह भी जीविका की तरफ देखते हुए बोला, और मेरी तरह भी। उद्धरण चिन्ह। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को देखकर वन्या मन ही मन स्माइल करने लगी। साथ ही अपनी प्रेसेंस को हंसता देख भी वन्या के दिल को सुकून मिल रहा था। जीविका स्माइल करते हुए शौर्य से हैंडशेक करते हुए बोली, हेलो शौर्य, मेरा नाम जीविका है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। ये बोलते हुए उसने शौर्य के गालों को आहिस्ते से पींच कर लिया। ये देखकर विवेक का तो दिल ही जल गया। उसे अपने ही भाई से जलन होने लगी, क्योंकि जीविका ने अब तक ये उसके साथ भी नहीं किया था। वह जेलिस होकर जीविका और शौर्य के पास जाने लगा। उसने जीविका का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूमते हुए बोला, भाभी आप बहुत ही प्यारी और क्यूट सी हैं। हम दोनों साथ में बहुत मस्ती करेंगे। शौर्य ने ये बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह कहा। उसने अभी भी जीविका का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर तो विवेक जल भूनकर कोयला ही हो गया। वह जीविका के पास आकर एक पॉजेसिव हस्बैंड की तरह शौर्य का हाथ जीविका के हाथ से हटाते हुए जीविका का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तुम ये बात दूर रहकर भी बोल सकते थे। उद्धरण चिन्ह। जीविका तो विवेक को देखती ही रह गई। उसे लगा नहीं था कि विवेक उसके लिए इतना पॉजेसिव है कि अपने छोटे भाई से भी जल रहे हैं। अने दोनों भाइयों की नोक-झोंक देखकर स्माइल करने लगा। शौर्य अने की तरफ देखते हुए बोला, अने भाई कहीं से जलने की बदबू आ रही है। ये बोलते हुए वह जानबूझकर विवेक की तरफ अपनी नाक ले जाकर कुत्ते की तरह सूंघने लगा। उसकी ये नौटंकी देखकर वहां मौजूद सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। विवेक उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वही दोनों भाइयों की ऐसी हरकतें देखकर जीविका भी मुंह दबाकर हंसने लगी। विवेक एक नज़र घूरकर जीविका को भी देखता है और उसके कानों की तरफ झुकते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जीविका की हंसी विवेक की बातें सुनकर गायब हो जाती है। वह भी उसे घूरते हुए धीरे से बोली, मत भूलिए कि मैं अभी भी आपसे नाराज हूं। और अब तो शौर्य भी मेरे साइड है, तो आप मुझे यूं धमकाना बंद कर दीजिए। विवेक तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जीविका को देखने लगा। उसे अपने भाई पर अब गुस्सा आने लगा, क्योंकि जीविका को उसने अभी से अपनी तरफ कर लिया था। अने दोनों को इस तरह देखकर उन्हें टीस करते हुए बोला, विवेक यार, यहाँ हम सब भी हैं। अगर तुम दोनों को रोमांस करनी है तो अकेले में जाकर करो, यहाँ सबके सामने नहीं। अने की बातें सुनकर जीविका शर्म से पानी पानी हो गई। उसे इस वक्त बहुत एम्बेरेसमेंट फील हो रही थी, इसलिए वह विवेक से थोड़ा दूर खिसक गई। वही विवेक खा जाने वाली नजरों से अने की तरफ देखते हुए जीविका को खुद के करीब कर लेता है। विवेक की इंटेंस नजरों को महसूस कर अने की बत्ती सी गायब हो गई। वेद भी अपने दादू के पास से दौड़ते दौड़ते अपनी मम्मा के पास जाने लगा। वेद को देखकर शौर्य के फेस पर स्माइल आ गई। वेद अपनी मम्मा के पास आकर मम्मा मम्मा कहते हुए उनके पैरों से लिपट गया। तब तक यक्षित भी कॉल अटेंड करके वापस आ चुका था। शौर्य यक्षित के पास गया और उसकी तरफ देखते हुए यक्षित भाई बोलकर उसके गले लग गया। यक्षित के फेस पर स्माइल आ गई और उसने भी शौर्य को गले लगा लिया। फिर वह वन्या की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए एक नज़र यक्षित की तरफ देखकर बोला, यक्षित भाई क्या ये मेरी? उसने इतना ही कहा था कि यक्षित अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, हम ये तुम्हारी भाभी हैं। ये सुनकर शौर्य के फेस पर स्माइल आ गई। वह वन्या को ग्रीट करते हुए उसे हैंडशेक कर लिया। वन्या वेद को अपनी गोद में लिए हुए अपने एक हाथ से शौर्य के सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके बगल में खड़े युवान की तरफ एक नज़र देखकर बोली, शौर्य तुम्हें पता है, तुम और युवान दोनों कार्बन कॉपी लगते हो। वन्या की बातें सुनकर युवान और शौर्य के फेस पर स्माइल आ जाता है। वन्या शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरी बहन के होने वाले देवर हो, इसलिए मेरी बहन के चेहरे पर स्माइल लाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। उद्धरण चिन्ह। शौर्य स्माइल करते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, ये होने वाला देवर अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाएगा। भाभी, मैं और जीविका भाभी दोनों मिलकर भाई की बैंड बजाएंगे। ये बोलते हुए वह वन्या के सामने दांत दिखाने लगा। वही विवेक खा जाने वाली नजरों से शौर्य को घूरने लगा। वह अभी भी जीविका का हाथ पकड़े हुए था। जीविका कभी विवेक को देखती तो कभी शौर्य को। वन्या स्माइल करते हुए उसके गालों को पींच कर लेती है। फिर शौर्य का ध्यान क्यूट वेद पर गया। वह उसके गुलाबी गालों को आहिस्ते से पींच करते हुए बोला, चैंप आप कैसे हो बेटा? आपको पता है ना मैं कौन हूँ? दरअसल वेद ने शौर्य को तब देखा था जब वेद काफी छोटा था, इसलिए उसके जहन में शौर्य की यादें धुंधली हो गई थी। वेद अपने मुंह में उंगली डाले अपनी टिमटिमाती आंखों से शौर्य की तरफ देखने लगा।
युवान समझ गया कि वह अपने शौर्य चाचू को पहचान नहीं पा रहा। वह वेद के पास गया जो कि अपनी मम्मा के गोद में था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, वेदू बेटा, ये आपके शौर्य चाचू हैं। आपको याद है, आप जब छोटे से बेबी थे तो शौर्य चाचू आपको चॉकलेट्स खिलाया करते थे। युवान की बातें सुनकर वेद को शौर्य की यादें ताज़ा हो गई। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई और वह शौर्य की तरफ अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए बोला, शौर्य तातो। उद्धरण चिन्ह। वेद की क्यूट क्यूट बातें सुनकर शौर्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके प्यारे प्यारे गालों पर किस्सी कर दी। वह वेद को गोद में लिए हुए ही अनय के पास गया और मुंह फुलाकर कहा, अनय भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपस नाराज नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनय शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, पर क्यों छोटे, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मुझे तो ये याद भी नहीं कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया तुम्हें नाराज कर देने वाला। शौर्य मुंह लटकाए हुए बोला, अनय भाई, आपने अपने प्यारे भाई को अपनी ही शादी में इनवाइट नहीं किया। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनय शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि तुम मेरी शादी की न्यूज़ सुनकर डायरेक्ट लंदन से मुंबई लैंड करोगे। मुझे लगा तुम नहीं आने वाले हो इसलिए नहीं बताया। पर शौर्य का मुंह अभी भी फुला हुआ था। वेद बड़े ध्यान से शौर्य के फुले हुए चेहरे को नोटिस करते हुए उसके छोटे छोटे उंगलियों से उसके गालों को छूने लगा। ये करते हुए वह बहुत क्यूट नजर आ रहा था। अनय उसके फुले हुए गालों की हवा निकालते हुए बोला, चलो अब मुंह फुलाना बंद भी करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वापस आकर तुम्हें तीन तीन भाभियां मिल गई। अनय की बातें सही थी। शौर्य ये जानकर बहुत खुश था कि उसके तीनों भाइयों को लाइफ पार्टनर मिल गई। वेद शौर्य के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ शौर्यता, तो आप मुंह फुलाना बंद करो। ऐसे करने से आप भालू लगते हो। ये बोलते हुए वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगा। एक बार सभी शौर्य पर हंस देते हैं और शौर्य का मुंह बन जाता है। वन्या जीविका की तरफ देखते हुए बोली, जीविका चलो हम दृष्टि को देखकर आए कि वो रेडी हुई या नहीं। जीविका ने भी हाँ में सिर हिला दिया और मेंशन के अंदर की तरफ जाने लगी। दृष्टि एक कमरे में तैयार हो रही थी। उसने पिंक एंड येलो कलर के कॉम्बिनेशन वाला एक बेहद ही खूबसूरत साड़ी पहना हुआ था। साथ में फ्लोरल ज्वेलरी भी कैरी की हुई थी। उसने साड़ी और ज्वेलरी तो पहन ली थी पर ब्लाउज की डोरियां बांधने में उसे परेशानी हो रही थी। वह वन्या और जीविका को कोसते हुए बोली, कहाँ रह गए ये दोनों सिस्टर्स? तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ। वह उस तरफ देखे बिना ही बोली, कहाँ रह गई थी दोनों के दोनों? अब जल्दी से ब्लाउज की डोरियां बांधने में मेरी हेल्प करो। तभी कोई आकर उसे पीछे से हक कर लेता है। पहले तो दृष्टि घबरा जाती है, फिर बाद में उसे पता चल जाता है कि यह एहसास किसका है। वह सामने की तरफ देखते हुए बोली, अनय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए यहाँ से, कोई आ जाएगा। अनय न में सिर हिला देता है और यूं ही दृष्टि को अपनी बाहों में थामे हुए था। वह आहिस्ते से दृष्टि के कान के नीचे किस कर लेता है और अपनी मधोशी भरी आवाज में उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनय के इस तरह कहने से दृष्टि एकदम से सिहर गई। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप जाए यहाँ से, मुझे रेडी होना है। अनय भी उसकी तरफ देखते हुए बोला, चला जाऊंगा अगर तुम मुझे एक किस दे दो तो। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, चलिए अब जाए यहाँ से। पर अनय नहीं माना। वह दृष्टि के दोनों कंधों को पकड़कर अपने आगे करते हुए उसकी ब्लाउज की डोरियां बांधकर उसके कंधे को आहिस्ते से चूम लिया। इस एहसास में दृष्टि जब 110 हल्दी और नॉक जोंक। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप जाए यहाँ से, मुझे रेडी होना है। अनय भी उसकी तरफ देखते हुए बोला, चला जाऊंगा अगर तुम मुझे एक किस दे दो तो। दृष्टि उसकी तरफ घूरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, चलिए अब जाए यहाँ से। पर अनय नहीं माना। वह दृष्टि के दोनों कंधों को पकड़कर अपने आगे करते हुए उसकी ब्लाउज की डोरियां बांधकर उसके कंधे को आहिस्ते से चूम लिया। इस एहसास में दृष्टि की आंखें बंद हो गई। अब आगे। अनय ने दृष्टि के दोनों कंधों को पकड़कर अपने सामने किया और बारीक बारी से उसके बंद आंखों को चूमते हुए उसके माथे को भी आहिस्ते से चूम लेता है। फिर उसके दोनों गालों को भी चूम लिया। वह दृष्टि के कान के पास अपना होंठ ले जाकर मधोशी भरी आवाज में बोला, जान तुम नहीं जानती, तुम्हें इस तरह देखकर मैंने खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया है। अगर थोड़ी देर और तुम मेरे सामने रही तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी के अभी तुम्हें खा जाऊं। ये बोलते हुए वह दृष्टि के यह लोभ को काट लेता है। अनय की रोमांटिक बातें सुनकर दृष्टि के चेहरे पर ब्लश वाली स्माइल आ जाती है। उसने अपनी नजरें झुका रखी थी। उसकी इस अदा पर अनय फिदा ही हो गया। उसे लगता था कि उसकी दृष्टि उससे सिर्फ लड़ाई करना जानती है।
पर वो उससे शर्माती भी है, ये धीरे धीरे पता चल रहा था। अने को दृष्टि का ब्लश वाला फेस बहुत अट्रैक्टिव लगता था। वह दृष्टि के गुलाबी गालों को आहिस्ते से काटकर उसके करीब रहते हुए ही बोला, पर मैं हमारी फर्स्ट नाइट तक वेट कर सकता हूँ, पर उस दिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए वह अपनी प्यार भरी नजरों से दृष्टि को देखने लगा। दृष्टि उसकी आंखों में खुद को पाने का कभी न खत्म होने वाला जुनून साफ साफ देख पा रही थी। वह अने की नजरों की तपिश को सहन नहीं कर पाए और शर्माते हुए खुद को अने के सीने में छिपा लेती है। अने अपने हाथ दृष्टि की खुली कमर पर होते हैं और उसे सहला रहे होते हैं। थोड़ी देर तक यूं ही दृष्टि को अपनी बाहों में समेटे रहने के बाद अने आहिस्ते से दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, बेबी तुम मुझे किस कर रही हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह। दृष्टि ने ना में सिर हिला दिया। अने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ही बोला, नहीं। दृष्टि ने एक बार फिर न में सिर हिला दिया। अने अपने एक हाथ से दृष्टि के चिन्ह को थामकर उसके चेहरे को अपने होठों के करीब लाते हुए बोला, कोई बात नहीं। अने सिंह रजावत अपना हक लेना अच्छे से जानता है। ये बोलते हुए वह अपने होठों को दृष्टि के मुलायम होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। 10 मिनट की डीप किस के बाद जब दृष्टि को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अने ने उसे रिलीज कर दिया। अने की इस किस से दृष्टि के दोनों गाल गुलाबी हो गए। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। दृष्टि अने की तरफ देखने लगी, पर वहां पर ऐसी छिपने की जगह भी नहीं थी कि दृष्टि उसे कहीं छिपा सके। इसलिए अब बाहर जो भी हो, अने को बाहर तो इसी दरवाजे से ही जाना था। पर इससे पहले कि वह दरवाजा खोलता, दृष्टि उसे अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर लगी अपनी लिपस्टिक के निशान को टिश्यू पेपर से साफ कर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। अने दरवाजा खोलता है तो सामने जीविका और वन्या खड़ी हुई थी। अने को उस कमरे में देख जीविका और वन्या दृष्टि की तरफ देखते हुए टीज करने वाली स्माइल करने लगी। वन्या दृष्टि को छेड़ते हुए बोली, तभी मैं सोचूं दरवाजा खुलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अने एक नज़र वन्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। बकरा बन जाती है दृष्टि, जिसे अब वन्या और जीविका टीज करते करते ही मारने वाली थी। अने के जाने के बाद वन्या जीविका के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि तू भी न आने से एक पल भी दूर नहीं रहा जाता तुझसे। ये बोलते हुए वन्या लिपस्टिक ले लेती है। दृष्टि सवालिया नजरों से वन्या की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ तुम? उद्धरण चिन्ह। वन्या दृष्टि के होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए बोली, जो अने ने अभी साफ कर दिया है उसे ठीक कर रही हूँ। वन्या की बातें सुनकर जीविका मुंह दबाकर हंसने लगी। दृष्टि सारा दोष अने पर डालते हुए बोली, सारी गलती अने की है, दिन ब दिन और बेशरम होते जा रहे हैं। जीविका दृष्टि की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, दृष्टि दी यू मीन रोमांटिक? ये बोलते हुए वह दृष्टि की तरफ अपनी बत्तीसी दिखाने लगी। दृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, रोमांटिक की बच्ची, तुम्हें बड़ा पता है रोमांस के बारे में। हम तो तुम्हारी और विवेक की बात कहाँ तक पहुंची है। उद्धरण चिन्ह। दृष्टि की बातें सुनकर जीविका के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, दृष्टि दी वो। वह दृष्टि के पास आकर उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए कमरे से बाहर ले जाते हुए बोली, चलिए दी वरना हम हल्दी के लिए लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए वह दृष्टि को बाहर की तरफ ले जाने लगी। वन्या भी दोनों के पीछे पीछे आने लगी। शौर्य अपने मॉम डैड, गौतम अंकल और अनिल अंकल से मिलने के बाद चैतन्य दादाजी से मिलता है। वह दादाजी की तरफ देखकर बोला, बड़ी कैसे हो आप? हम आप तो धीरे धीरे और भी यंग होते जा रहे हो। फिर वह युवान की तरफ देखते हुए नौटंकी करते हुए बोला, युवान बड़ी संभल कर, आज हमारा ये हैंडसम यंग मैन लड़कियों के मामले में हम दोनों को भी बहुत पीछे छोड़ देने वाला है। ये बोलते हुए वह शौर्य और युवान चैतन्य दादाजी की तरफ देखकर अपनी बत्तीसी दिखा ही रहे थे कि चैतन्य दादाजी अपने हथियार यानी अपनी छड़ी से शौर्य का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ाते हैं तो शौर्य फुर्ती दिखाते हुए पीछे हट जाता है। दादाजी उसकी तरफ देखते हुए बोले, नालायक, तुम अभी भी नहीं सुधरे, बिल्कुल पहले की तरह ही अपने इस बेवकूफ़ दोस्त की तरह ही हो। चैतन्य दादाजी ने ये युवान की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। शौर्य भी उनकी तरफ देखते हुए दूर से ही बोला, यंग मैन, आप ही बिल्कुल नहीं बदले। आप पहले भी मेरा स्वागत अपने इस अचूक हथियार से करते थे और अभी भी इसी से करने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। चैतन्य दादाजी दोनों को अपनी छड़ी दिखाते हुए बोले, तुम दोनों को पता है, मेरी इस छड़ी पर तुम दोनों का मार खाना ही लिखा है, क्योंकि इसका स्वाद चखे बिना तुम दोनों अपनी उलूल जुलूल हरकतें तो बंद करोगे नहीं। दादाजी की बातें सुनकर शौर्य और युवान बेशर्मों की तरह अपनी बत्तीसी दिखाने लगे। उन्हें ऐसे बेशर्मों की तरह स्माइल करता देख चैतन्य दादाजी उनकी तरफ देखते हुए बोले, सुधर जाओ नालायकों, अब तुम बड़े हो गए हो। पर शौर्य और युवान दोनों ना में ऐसे सिर हिलाने लगे जैसे कह रहे हो,
हमारी अभी उम्र ही क्या है बड़ी, अभी तो हम बच्चे हैं। वेद जो कि अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने दोनों चाचुओं को डांट खाते हुए सुन रहा था, वह अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर दादाजी की नकल करते हुए युवान और शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, चुड़ल दाव ना लाए तो अब तुम बले हो गए हो। फिर वह तीनों की तरफ देखते हुए अपने हाथों में मुंह छिपाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत ही प्यारी और दिलकश थी। सभी उसकी मासूम हंसी में एक बार के लिए खो गए। चैतन्य दादाजी वेद की तरफ शौर्य और युवान को पॉइंट करते हुए बोले, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये छोटा बच्चा तुम दोनों से ज्यादा समझदार और बड़ा है। विवेक वहां पर आकर चैतन्य दादाजी को सपोर्ट करते हुए बोला, दादाजी लगता नहीं है यही सच है। हमारा प्यार वेद इन दोनों गधों से ज्यादा समझदार है। उद्धरण चिन्ह। अपने लिए गधा शब्द सुन शौर्य और युवान का मुंह ही लटक जाता है। दोनों अपना मुंह लटकाए विवेक की तरफ देखते हुए बोले, भाई ये कुछ ज्यादा हो रहा है। विवेक उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों के लिए ये वर्ड बिल्कुल फिट बैठता है। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर यक्षित भी आ जाता है। अपने डैडी को देखकर वेद उसके पास जाता है और यक्षित के पैरों से लिपटकर वह अपने डैडी को कुछ इशारे करने लगा। वेद को इस तरह से अपने पैरों से लिपटा देख यक्षित उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, क्या हुआ बेटा? वेद यक्षित के कानों में कुछ कहता है। दरअसल उसे वॉशरूम जाना था। वहां पर और भी लोग मौजूद थे, इसलिए उसने अपने डैडी के कान में ये बात कही। अपने बेटे की इस क्यूट हरकत पर यक्षित स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया और वेद को लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद अनय और दृष्टि मंडप में बैठे होते हैं। सभी उनके सामने खड़े होकर उन्हें हल्दी लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। युवान बोल रहा था कि वह सबसे पहले हल्दी लगाएगा, पर शौर्य सबसे पहले वह अपने भाई और भाभी को हल्दी लगाना चाहता था। छोटा सा वेद भी जिद करने लगा कि वह अपने अनय अंकल और दृष्टि चाची को हल्दी लगाएगा। चैतन्य दादाजी ने शौर्य और युवान की तरफ अपनी छड़ी दिखाते हुए उन्हें शांत करवा दिया, जिससे दोनों का मुंह बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हो गया। गौतम अंकल वेद को अपनी गोद में लिए हुए अनय और दृष्टि के पास जाते हैं। वे वेद को हल्दी के बाउल में से हल्दी लेने को बोलते हैं। वेद ठीक वैसा ही करता है। अपने छोटे छोटे हाथों में हल्दी भरकर वह अपने अनय चाचू के दोनों गालों पर बहुत सारा हल्दी लगाकर खुशी से ताली बजाने लगा। वेद की खुशी देखकर सबके फेस पर स्माइल आ गई। वेद ने दृष्टि चाची को भी हल्दी लगा दी। दृष्टि ने प्यार से वेद के गालों को चूम लिया। अनय और दृष्टि दोनों ने अपने हाथों में हल्दी लेकर वेद के एक एक गाल पर हल्दी लगा दी। दृष्टि ने थोड़ी सी हल्दी अपने क्यूट से बेटू के नाक पर भी लगा दी, जिससे वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। वेद के बाद गौतम अंकल ने अपने बेटे और होने वाली बहू को हल्दी लगाया। फिर धीरे धीरे करके सबने अनय और दृष्टि को हल्दी से बिल्कुल पोत ही दिया। शगुन जी अनय और दृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, बेटा अब आप दोनों को साथ में ये हल्दी उतारनी पड़ेगी। शगुन जी की बातें सुनकर दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, क्या साथ में? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर तो अनय की आंखों में चमक ही आ गई। वह शगुन जी की तरफ देखकर बोला, ठीक है आंटी, हम ऐसा ही करेंगे। इससे पहले कि दृष्टि न नुक करती अनय ने उसे सबके सामने अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। सबके सामने अनय के इस तरह से उसे गोद में उठाने से दृष्टि शर्म से लाल हो गई थी, पर वह जानती थी कि अनय एक नंबर का बेशर्म इंसान है। उसे ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जीविका और वन्या भी अपने चेहरे पर लगी हल्दी साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगी। विवेक तो कब से जीविका को हल्दी लगाना चाहता था, इसलिए वह उसे ही ढूंढ रहा था। वहीं यक्षित का भी यही हाल था। वह भी अपनी वाइफी को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वह सबके सामने वन्या को हल्दी नहीं लगा पाया था।